हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन 1 डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि कैसे हिंदी मीडियम से पढ़कर मैंने इंग्लिश में डिसेंट स्कोर किया। सो व्हाट इज़ माय स्ट्रेटजी, कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था, है ना। तो क्या एफर्ट मैंने अपनी इंग्लिश पे डाले थे कि जिससे मैंने हिंदी में जो मेरा स्कोर पहले आता था, मैंने जो प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं आपको अपने मार्क्स बता दूं, ऐसे रहा करते थे कि 8.75 किसी में रह गया, है ना। एक बार मेरा स्कोर 9.75 भी इंग्लिश में रह चुका है। तो मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कितना बड़ा डिफ़िकल्टी, मतलब इंग्लिश में आपको कितनी बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जब आप स्पेशली हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि यार मैंने खुद हिंदी मीडियम से मैं बिलोंग किया हूँ और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। तो स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि सारा सिलेबस से लेके सब चीज़ें हिंदी में होती हैं, तो एडजस्ट करने में टाइम लगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ग्रेजुअली बहुत इंप्रूव हुई। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, एक स्टडी करना इंग्लिश में वो चीज़ अलग है, और आपकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आती है वो बहुत अलग चीज़ है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदी मीडियम से पढ़ के जो आप चीज़ आगे करते हो तो थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा एफर्ट उनके ऊपर डालना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े हुए होते हैं उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आपकी डेफिनेटली ग्रामर भी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम छात्रों के लिए है जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इंग्लिश में कितना मतलब कितनी डिफिकल्टी फेस करते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे बोथ एग्जाम के लिए बात करने वाला हूँ। अगर आप कहो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप और नेवी डबल एस एस आर, ठीक है, एनडीए के लिए मैं अपनी सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यार एयरफोर्स एक्स एंड वाई में आपको पता है कि इंग्लिश का जो स्कोर रहता है वो 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। बाय द वे मैंने ना इसकी इंग्लिश की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि एयरफोर्स के 20 क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, ठीक है। सेपरेट मैंने टॉपिक बना रखे हैं कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में काफ़ी हद तक चीज़ें कवर करूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कि यार मैंने ना कभी भी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने भाई कभी भी ग्रामर नहीं पढ़ी। अब आप कहोगे क्यों भाई ग्रामर क्यों नहीं पढ़ी और बिना ग्रामर पढ़े आपका कैसे सिलेक्शन हो गया। मेरा मतलब है कि मैं कभी भी ज़्यादा ग्रामर के पीछे नहीं पड़ा। मैं आपको बता दूं कि ग्रामर का पोर्शन आपके इसमें बहुत कम है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे और आप इंग्लिश पोर्शन को देखते हो तो उसमें ग्रामर का पोर्शन कम मिलता है और रीडिंग कम्प्रीहेंसिव का पोर्शन बहुत मिलता है आपको। अगर मैं एयरफोर्स के बारे में बात करूं, थोड़ा मैं पैटर्न के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ही बस, हाँ ठीक है। अगर मैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की बात करूँ तो वहाँ पे 4 नंबर का आपका एक पैसेज जरूर मिलता है। 4 नंबर के बाद आपको पता होगी कि वहाँ पे एक आपका पी क्यू आर एस जरूर मिलता है आपको, ठीक है। एक पी क्यू आर एस जरूर मिलता है, एक या दो भी मिल जाते हैं, ठीक है। और उसमें आपका रोल प्ले करता है, एक आपका आ जाता है ये एक्ट पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैं अलग से ज़रा बात करूंगा। पहले मैं पैसेज की बात कर लेता हूँ, ठीक है। 4 नंबर का आपका पैसेज आता है, तो 20 नंबर में से 4 नंबर आप खुद ही समझ सकते हो कि यार पैसेज कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपकी पैसेज की प्रैक्टिस नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ 10 के अराउंड जाती है कि आप सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर सकते अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी तो 100% एक्यूरेसी नहीं थी इंग्लिश में। अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तो उसमें गलत हो ही जाते हैं। और मे बी मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ यही होता होगा कि आपका ऐसा तो है नहीं कि यार आपने पैसे स्किप कर दिया, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए कि आपके 16/16 मार्क्स आ गए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं उतने मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है इसमें थोड़ी गैसिंग वर्क भी कम करती है। क्योंकि आप ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो तो जब आप 2 ऑप्शन तक पहुंचते हो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो एक ऑप्शन ऐसा होता है कि कभी आपका सही होता है कभी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं कि मैंने एक रूपरेखा तैयार कर दी है। तो अब मैं बात करूंगा कि मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी थी। और जो मेरे मार्क्स थे वो 20 में से आउट ऑफ 20 मेरे 15 मार्क्स थे। तो मैं अपने हिसाब से काफ़ी डिसेंट स्कोर इसको मानूंगा एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि यार मैंने कैसे चीज़ें इंप्रूव करी और आप भी ऐसे कर सकते हो। जब मेरे जैसा एक सिंपल बंदा कर सकता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो और मेरे से भी बेटर स्कोर कर सकते हो। और कई ऐसे बंदे जिनके 15+ के 20 आउट ऑफ 20 में से 20 नंबर आए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो भाई सबसे पहली बात मैं आपको इंग्लिश के लिए बोलना चाहूँगा, आप किसी भी बुक को उठा सकते हो। आप कहते हो कि यार बुक कौन सी फॉलो करनी है, भाई बुक आप ल्यूसेंट की जो आती है वो फॉलो कर सकते हो। ल्यूसेंट के बाद आपके पास अगर नीतू सिंह वाली बुक है, प्लिंटू पैरामाउंट वाली जो है, आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, या आप यूट्यूब लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप किसी भी बुक को उठाइएगा, ज़्यादा बुक इकट्ठा मत कीजिएगा। कभी आपने ल्यूसेंट की भी मंगा ली है, प्लिंटू पैरामाउंट भी, और तमाम तरह की इंग्लिश की बुक मंगा ली, आपने पढ़ा है नहीं, तो आपको करनी क्या है, एक बुक आपको कोई भी परचेस करनी है तो आपको सिंपली करना क्या है कि सभी चैप्टर्स एक बार कवर करने हैं, ठीक है। एक बार सभी चैप्टर कवर करने, मतलब मैं नहीं कर रहा बिल्कुल ग्रामर में आपको फंसना है। एक बार आपने चैप्टर सारे सब कवर कर लिए और अपने नोट्स बनाने हैं खुद के, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप 2 महीने के अंदर सारा नोट्स बना सकते हो। वो भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, 2 महीने, 1 मंथ के अंदर आप पूरी ग्रामर पढ़ सकते हो। लेकिन आपको वो नहीं करना कि यार बिल्कुल लगे हुए हो, डीप में जा रहे हो, ठीक है। कभी भी इंग्लिश के रूल ना डीप में मत पढ़ना भाई। क्यों? उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा। कहीं यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि भाई क्यों, कंसेप्ट तो क्लियर होंगे नहीं, बताऊंगा मैं कैसे कैसे होंगे क्लियर। तो भाई जब मैंने अपने पहले वाले अटेम्प्ट दिए, उनमें क्या होता था मेरे साथ कि भाई ग्रामर ही ग्रामर पढ़ ली पूरी मैंने दबा के, ठीक है। पूरे दिन ग्रामर ही ग्रामर पढ़े आ रहे हो, प्रैक्टिस का नाम पे जीरो, प्रैक्टिस करी। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है ना किसी चीज़ में, और आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, तो आपका वो कंसेप्ट हो गया बेकार। आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिया लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपका कंसेप्ट हो गया बिल्कुल बेकार। आप ये चीज़ किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपने अगर थ्योरी पढ़ी है और उसके आपने एमसीक्यूज नहीं लगाए हैं, तो आपका वो कंसेप्ट बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि आपको कैसे पता पड़ेगी कि मेरी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रो कर लेना है ग्रामर के सब रूल्स को। उसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए, मुझे पता है कि ऑनलाइन देखो यूट्यूब पे तमाम चैनल हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कभी आप कहोगे कि यार आप नाम ले रहे हो, ठीक है। तो आप जहाँ से भी फॉलो करते हो, आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस सेट कराते हैं, ठीक है। टीचर्स प्रैक्टिस सेट कराते हैं, आपको मिनिमम 50 प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट करनी ही है। 50 से प्लस तो आप 50 प्लस आराम से कर सकते हो आप। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। फिर आप कहते हो कि यार वो कैब कैसे इंप्रूव होगी, उसका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखो प्रैक्टिस सेट में करते क्या हो कि आपने 16 क्वेश्चन तो लगा लिए, 4 नंबर बचे पैसेज के, आप उसको स्किप कर देते हो। सबसे बड़ी गलती यही है, जब तक आप पैसेज ठीक करके नहीं आओगे एग्जाम में, तब तक आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपके मार्क्स भी आ गए तो आपके 10, 11, 12 ऐसे मार्क्स आएंगे, फिर उससे आपकी फाइनल मेरिट में दिक्कत हो सकती है, फिर बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत हर्ट होता है, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है 20 क्वेश्चंस का, और पूरे पैसेज एकदम बढ़िया तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब आप, कई लोग ये कहते हैं कि यार वोकैब कैसे इंप्रूव करनी है। भाई मैं वोकैब के लिए कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जो भी ग्रामर की बुक पढ़ रहे हो उसमें से वोकैब का एक भी वर्ड मत पढ़ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? आपको वोकैब कैसे इंप्रूव करनी है मैं आपको बताता हूँ। यार सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप, जैसे आपको क्रिकेट में शौकीन है, आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हो, आप रीडिंग की हैबिट डालो। 2 पेजेस पढ़ो, 1 पेजेस पढ़ो, 3 पेजेस पढ़ो, 4 पेजेस पढ़ो, या एक एडिटोरियल पढ़ो। या आप एडिटोरियल भी पढ़ना नहीं चाहते हो क्योंकि शुरू में दिक्कत आती है पढ़ने में, तो आप क्रिकबज़ जैसे एक ऐप है, उसमें आप इसको देखते हो तो कमेंट्री उसमें आती है इंग्लिश में, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। बात रही कि आपकी आप वोकैब कैसे इंप्रूव होगी। आपको रीडिंग के लिए एक आर्टिकल तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो आप इंग्लिश की यार 7th 8th 9th 10th की कोई भी बुक उठा लो, उसमें चैप्टर दिए होते हैं, आप एक तरह से स्टोरी की तरह उसे एक बार रीड कर लो। रीड करने से क्या है, आपका ना PQRS अरेंजमेंट जो होगा वो इम्प्रूव होगा, और आपका पैसेज बहुत इम्प्रूव होगा, ठीक है। पैसेज आपका भाई रीडिंग से ही इम्प्रूव होगा, और आपका एयरफोर्स का जो पैसेज है वो लगभग 8 से 10 लाइन का मैक्सिमम आता है, ज़्यादा बड़ा लंबा भी नहीं आता। तो आपको ज़्यादा भी हैबिट नहीं चाहिए रीडिंग की, बट आपको होनी चाहिए, क्योंकि उसी से अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है। अब मेन चीज़ आती है वोकैब। यार वोकैब कैसे इंप्रूव करनी है, भाई मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी करी थी ना, कि जैसे मान लो मॉक टेस्ट में 2 आपके सिनोनिम आ गए, 2 आपको, आप क्या समझते हो कि 2 ही सिनोनिम है, लेकिन नहीं भाई, ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है। तो जो एक तो इसका आंसर होगा, मान लो इसका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, तो जो बी और सी और डी जो वर्ड है ना, आपको उसकी भी वर्ड मीनिंग पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में वो ऑप्शन उठ के उससे क्वेश्चन बन जाए। तो मेरे कहने का मतलब है 2 आपके सिनोनिम हो गए, इसका मतलब आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो गए भाई। तो वो आपको ऐसे इंप्रूव करनी है, और ठीक है, वही आपके 2 हो गए एंटोनिम, तो 16 वर्ड तो आपके यार यही हो गए। 16 वर्ड आपको पता होगी, आप यार 50 मॉक टेस्ट लगाओगे, 16 में 85, 800 वर्ड हो गए।
ठीक है। तो 800 वर्ड आप सेपरेट किसी बुक से याद करोगे या ऐसे याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट में वर्ड होते हैं वो मोस्ट रिपीटेड वर्ड होते हैं और वही चीज़ें एग्जाम में घूम फिर के आती हैं। तीसरी बात मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, जैसे आप पैसेज की रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, जो आपका लास्ट का पैसेज जो आता है उसमें क्या होगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे आपको कई वर्ड समझ में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आप पैसेज को अटेम्प्ट करो, ठीक है। पैसेज में तो आपको ऑल ओवर मीनिंग समझ के अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं। आपको करना क्या है कि आपने पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, आपका जब मॉक खत्म हो गया वो, तो आपके बाद उसमें आइडेंटिफाई करो है कि ऐसे कौन से वर्ड्स थे जो मेरे पे नहीं आ रहे थे। उन वर्ड्स को नोट करो और उनके आप मीनिंग पता करो, उनके आप सिनोनिम पता करो। और कभी भी आपको एंटोनिम रीड नहीं करने हैं। एंटोनिम रीड करोगे आपको कंफ्यूजन होगा, हमेशा सिनोनिम पढ़ा करो, और सिनोनिम अगर आपको पता होगी तो आप एंटोनिम डेफिनेटली पता कर ही लोगे, ठीक है ना। आप तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ मैं इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप सेपरेट कहीं से वोकैब तैयार मत करो। आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट में जैसे पैसेज है, पैसेज में आपको कई वर्ड ऐसे भी दिखाई देंगे कि जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पैसेज के वर्ड सीधे एग्जाम में उठ के आ गए। तो जो पैसेज का वर्ड आपको पता नहीं है उसके आपको सिनोनिम पता होने बहुत ज़रूरी है। आप एक अपनी नोटबुक बनाएं, जैसे मान लो आपने 50 प्रैक्टिस सेट लगाए, तो उसमें आपके ऐसे कितने वर्ड थे जो आप पे नहीं आ रहे, आप डेली बेसिस पे उन्हें नोट डाउन करो, ठीक है। आप डेली बेसिस पे उन्हें नोट डाउन करोगे और उसके बाद ये आइडेंटिफाई करोगे ये इतने वर्ड हैं, और फिर इन्हें कभी एक वीक में रिवाइज कर लिया करो। बस वर्ड भी नहीं होंगे इतने ज़्यादा, ना इतना आपके वर्कलोड बढ़ेगा, प्लस सिनोनिम एंटोनिम के जो आपके ऑप्शंस होते हैं, आप ऑप्शंस में जो वर्ड हैं आप उनको याद कर सकते हो, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है आपको सारे ऑप्शंस के मीनिंग पता हो, ठीक है। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। और प्लस भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप टेलीग्राम पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो फालतू की बातों में, तो बेटर है कि आप एक सिंपली सर्च करिए कि इंग्लिश क्विज, ठीक है। इंग्लिश के क्विज नाम से तमाम ग्रुप होंगे, आप किसी भी एक चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 10-15 चैनल ज्वाइन कर लिए, कहीं से भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मात्र एक चैनल आप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे वो क्विज अपने कराते होंगे, वोकैब के हो गए, एक्टिव पैसिव के हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के किसी भी XYZ के होंगे। आप डेली क्विज के क्वेश्चंस लगाइए। आपके जब आपने एक बार इंग्लिश के रूल गो थ्रू कर लिए ना, और फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। और एक साथ आप समझ रहे हो कि भाई कि मैं मान लो आपके स्कोर आ रहे हैं 7 या 8 20 में से, और आप ये चाह रहे हो कि यार मेरे 18-19 बढ़ जाए, तो भाई एक साथ किसी का भी नहीं होता। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती हैं, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर होगा क्या, देखो आपको मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या होगा, आपको मॉक से फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लो एरर के 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एरर के 2 क्वेश्चन आए तो उसके जो एक्सप्लेनेशन आप चेक करोगे तो उसमें दिया होगा कि मान लो एज वेल एज का कंसेप्ट हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो का हो गया, ये जितने भी कंसेप्ट हैं उसके एक्सप्लेनेशन होंगे। भाई तो मैक्सिमम वही जो रूल आपके मॉक टेस्ट में रिवाइज हो रहे हैं ना, उन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। फालतू के और रूल पे क्वेश्चन नहीं बनते, मैक्सिमम उन्हीं रूल्स पे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो उससे आपका क्या होगा कि आपको जब मॉक को अपना एनालिसिस करोगे तो उससे आपके ग्रामर भी मजबूत हो जाएगी, और मैंने आपको क्या बताया उससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो रही है, और आपको मैंने अभी बताया कि आप किसी पैसेज से रीडिंग भी इंप्रूव हो रही है। तो सोचिए कि यार मॉक का आपका फ़ायदा कितना, आपको पता पड़ेगा कि मेरे कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक इंप्रूव हो रहे हैं, कौन से टॉपिक मैं अभी नहीं इंप्रूव कर पा रहा हूँ। तीसरी यार बात आती है कि देखो आपको पता है कि इसमें एक तो एक्टिव पैसिव और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता ही आता है एयरफोर्स के अंदर। तो भाई आपका ऐसा नहीं हो कि यार आप एक्टिव पैसिव भी आप एग्जाम में जाके गलत कराएं। तो मैं रिकमेंड करूंगा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस पहले कर दो 100 क्वेश्चंस की मिनिमम, जिससे आपको आइडिया लग जाए, और रूल्स पढ़ने के बाद, ठीक है। कभी ऐसा ना हो रूल्स पढ़ने से पहले आप लगा रहे हो, गलत होंगे। तो एक्टिव पैसिव तो आपको डेफिनेटली ठीक करना है, और जब आपकी पैसेज की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक एक्टिव पैसिव, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और 4 पैसेज, 6 नंबर तो भाई आपके यही हो गए। 6 नंबर आपको ये चीज़ दिलाएगी, बताओ। 6 नंबर के बाद फिर आपका एक ईडियम आता है और प्लस एक वन वर्ड आता है, एक ईडियम एक वन वर्ड। इन्हें डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ सकते हो किसी भी एग्जाम के, SSC के हो गया, किसी और अदर एग्जाम के, या आपने जो भी बुक परचेस करी है। वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेज, प्लस आप इनकी प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट के भी अंदर। मॉक टेस्ट में ऐसे भी कई वन वर्ड और वो होंगे ईडियम एंड फ्रेज जो आप पे नहीं आ रहे होंगे, आप उनको नोट डाउन करिए। तो आपके पास इतना कलेक्शन हो जाएगा ना कि यार आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑनलाइन तमाम मॉक टेस्ट आपको पता है अवेलेबल है, किसी भी साइट पे आप किसी भी साइट पे आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। और आपके जितने भी एजुकेटर्स हैं वो आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराते हैं, आप उनके मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो। तो यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, मिनिमम ग्रामर पढ़नी है अगर आपको ज़्यादा आउटपुट इंग्लिश में लेना है तो। वरना आप मेरी तरह ग्रामर पढ़ते रहो शुरू के अटेम्प्ट में और अपना पूरा टाइम इसी में गवा दो, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं आपको
इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मैंने जो गलतियाँ करनी है वो आप मत करो। लर्न माई मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन अ ग्रामर सेक्शन, दैट यू विल डेफिनेटली फील बेटर। ठीक है, तो यार मेरी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो जो मैंने करी थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदी मीडियम छात्र जो भी होते हैं उन्हें इंग्लिश में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर वीडियो जरूर बनानी चाहिए कि जब मेरे जैसे स्टूडेंट कर सकता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो भाई। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं यार, बहुत ईजी है। ठीक है, जब आपकी तैयारी उस लेवल पर चली जाती है तो डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यार। एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता ही होगी, जेन्युइन डिफेंस एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं बोलता भी नहीं हूँ कभी, बट आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ जो भी एग्जाम वगैरह की आती है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।